रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन, एपिसोड 18। मायरा अपनी जगह से किसी बिजली की तरह उठती है और सीधा जाकर एक औरत की गर्दन दबोच लेती है। ये औरत, जो उसके विला में गार्डनिंग का काम करती थी, अब मायरा की बेपनाह ताक में छटपटाने लगती है। मायरा की पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही सेकंड में उस लेडी की सांसें घुटने लगी। कई दिनों की भूख प्यास ने वैसे भी उसकी जान निचोड़ दी थी। उसकी आंखें बाहर आने को हो रही थीं। मायरा अपनी पकड़ को और कसती हुई उसके चेहरे पर झुककर दहाड़ते हुए कहती है, क्यों किया ऐसा? क्यों? उस औरत की आंखें बंद होने लगी थीं, फिर भी उसने उन्हें खोला और एक खतरनाक, मक्कार मुस्कान के साथ मायरा को देखा और कहा, मार देंगे, वो उसे मार देंगे, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड को मारा। और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब आगे दिल 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 दिल। मायरा उस लेडी की बात सुन अपनी पकड़ ढीली करती है और एक खतरनाक हंसी हंसती है, एक ऐसी हंसी जो कमरे की हवा में जहर घोल देती है, हद से ज्यादा भयानक। अच्छा, तुझे क्या लगा, उसे मारना इतना आसान है? और क्या तुझे सच में लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी आसानी से मर गई? मायरा की हंसी सुनकर वो औरत कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखती है। मतलब, उसकी वो गर्लफ्रेंड मर चुकी है? बहुत शातिर थी वो, हर चीज को 2 बार चेक करती थी। पर हमारे बॉस से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। मायरा एक ठंडी, रूह जमा देने वाली मुस्कान के साथ अपने आंखों से सनग्लासेस उतारती है और उस लेडी की कांपती आंखों में देखती है। ओ, कितनी भोली हो तुम, किलिसा आंटी। आपको क्या लगा कि मैं माया इतनी आसानी से मर जाऊंगी? च कितना बुरा हुआ। अब क्या करेगी आप? कैसे बताएंगी अपने बॉस को कि जिसे वो मरा हुआ समझ रहा है, वो तो जिंदा है? मायरा की आंखों की चमक से उस औरत की रूह तक पहुंच जाती है। उस औरत का चेहरा और पीला पड़ जाता है। एक असहनीय डर जो अब तक छुपा था, उसकी आंखों में साफ झलकने लगता है। वह हकलाते हुए, ये नहीं, नामुमकिन है। तुम नहीं, वो नहीं हो। पर मायरा गुस्से में उसके गालों को दबोचते हुए, उसकी आंखों में खून बनकर उतर आती है। जब तक माया जिंदा है, तब तक सब मुमकिन है। और मैं वही हूँ, वही जिसने आपको पैसे दिए थे, जब आपने कहा था आपके बेटा की बीमारी याद आया। मायरा की बात सुन वो औरत तेजी से कांपने लगती है। मायरा गुस्से से अपनी लाल आंखों के साथ, बताओ, कौन है इसके पीछे? मुझे पता है इन सबको कुछ नहीं पता। पर तुम जानती हो कुछ, इसीलिए बताओ, क्यों अपनी मौत को और दर्दनाक बना रही हो? वो औरत अब सिसकियां लेने लगती है, वो हमारा बॉस है, हम कुछ नहीं बता सकते। मायरा आवाज में एक धार, वही बॉस जो तुम्हें हर पल मार रहा है, जिसके पास तुम्हारा परिवार कैद है, उसी को बचा रही हो तुम। उस औरत की आंखें ये सुनते ही हैरत से बड़ी हो जाती हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, तुम्हें कैसे पता? मायरा उसकी बात पर एक अदृश्य, शैतानी मुस्कान के साथ, खून। तुमने क्या सोचा, सिर्फ तुम ही होशियार हो? कुछ पल उस रूम में एक भयावह शांति छा जाती है। फिर उस शांति को चीरते हुए उस औरत की कांपती हुई आवाज आती है, वो आपको और अभियान सर को मारना चाहता है। मायरा, क्यों? वो औरत, वजह एक नहीं है। पहली, उस अटैक से आपने KSR को बचाया। वो, मायरा बीच में टोक कर, आवाज में अब खुलासा था, पर वो अटैक इंडिया से किसी ने कराया था उन पर। उससे इसका क्या लेना देना? हाँ, मायरा को ये पता चल गया था कि 3 साल पहले KSR पर वो अटैक इंडिया से कराया गया और वो किसी और ने नहीं, मनीष ने कराया था। ये बात मायरा को तब पता चल गई जब उसे मनीष के बारे में पता चला था। वो औरत उसकी बात सुन कहती है, इंडिया में हमारे बॉस की कोई बहुत खास है, अक्सर हमारे बॉस उससे बात करते हैं। दूसरी वजह, उस अटैक की वजह से KSR सर और अभियान सर ने गुस्से में हमारे बॉस का बहुत नुकसान कर दिया, बहुत ज्यादा। मायरा आंखें सिकोड़कर, अब वह पूरी सच्चाई चाहती थी। तीसरी वजह, वो औरत सांस लेने के लिए हांफती हुई अपनी बात पूरी करती है। तीसरी वजह, जिस जगह पर आपका ऑर्फनेज वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, वो जगह हमारे बॉस को चाहिए थी। और ऐसी बहुत सी डील्स हैं जो हमारे बॉस को चाहिए थी, पर आपने और अभियान सर ने ले ली, जिस वजह से उन्हें बिजनेस में लॉस होने लगा। और इसका इफेक्ट उनके अवैध बिजनेस पर भी पड़ा। आप नहीं जानती शायद, पर अभियान सर जानबूझकर हमारे बॉस को टारगेट कर रहे हैं। वो दोनों बहुत बड़े बिजनेस राइवल्स हैं। इतना बोलकर वो लेडी चुप हो जाती है। वही मायरा उसकी सारी बातें सुन,
अपनी आंखें बंद कर लेती है। आह, ये सब इतना उलझा क्यों है? पर अचानक मायरा के चेहरे के भाव बदलते हैं, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वह घूमकर उस औरत की तरफ देखती है और कहती है, अभियान का राइवल, मतलब माइकल। ये सब माइकल कर रहा है। क्या तुम माइकल की बात कर रही हो? वो लेडी अपना सिर हाँ में हिला देती है। मायरा तेजी से, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो लेडी, नहीं, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। मैं क्या? कोई नहीं जानता वो कहाँ है, कौन है, क्या है? किसी को नहीं पता उसके रहने के बारे में। मायरा, मतलब वो लेडी, मतलब मैं पहले उसके घर में काम करती थी, पर वह बहुत कम वहाँ आता। मैंने खुद उसे 4 सालों में बस 3 बार देखा था वहाँ आते हुए। वो अपना चेहरा हमेशा ढक कर रखता है। मायरा, क्या कुछ नहीं उसको पहचानने के लिए? वो लेडी थोड़ा सोचते हुए, ज्यादा तो नहीं पता। हाँ, पर एक चीज जो मैंने देखी, उसकी पीठ, हाँ, उसकी पीठ पर एक अजीब सा हरी आंखों वाला एक टैटू बना था। इतना बोलते ही वो लेडी जोर जोर से सिसकने लगती है। मायरा उसे एक नज़र देखती है, फिर गार्ड को कुछ इशारा करती है, शायद उसे चुप कराने या हटाने के लिए। फिर खुद खिड़की पर जाकर अपने दोनों हाथ टिकाकर खड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में अभी जो उसे पता चला था, वह चल रहा था। और पता नहीं क्यों, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब आपस में जुड़ा है। जरूर, वो अभियान और मायरा अलग अलग हो सकते हैं, पर उसे गट फीलिंग आ रही थी कि सबके दुश्मन आपस में जुड़े हैं। मायरा अपनी जगह से पलटती है। एक बार रूम में मौजूद सारे लोगों को देखती है, फिर अपने एक आदमी को देखकर कहती है, मैंने जो पेपर्स रेडी करने को कहा था, हो गए। वो आदमी मायरा की बात सुन जी बॉस करके कुछ पेपर्स मायरा के हाथ में दे देता है। मायरा एक एक पेपर को ध्यान से पढ़ती है, फिर सामने टेबल पर फेंकती हुई उन बंधे हुए लोगों की तरफ देखकर कहती है, ये ऑर्गन डोनेशन के पेपर्स हैं। इन सब पर तुम लोगों को साइन करना है, इसीलिए चुपचाप साइन कर देना। इतना बोल मायरा वहां से निकलने लगती है, पर पीछे से बंधे हुए लोगों में से एक आदमी अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, हम नहीं, हम किसी पेपर पर साइन नहीं करेंगे, हमारा बॉस हमें बचा लेगा। उस आदमी की बात सुन मायरा के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक ठंडी, क्रूर मुस्कान आ जाती है। मायरा मुड़कर उस आदमी की तरफ देखे बिना हंसते हुए कहती है, रियली? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो कमीना बॉस तुम्हें बचा लेगा? हाँ, तो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। मायरा उनकी तरफ घूमती है। उसकी आवाज अब गहरी और भयानक थी। शायद तुम नहीं जानते, पर 1-2 दिन में तुम सब वैसे भी मरने वाले हो। उसने, माइकल, खुद ही तुम्हारे शरीर में एक ऐसा जहर इंजेक्ट किया है, जिसे अगर समय पर उसकी डोज न मिले, तो कुछ ही समय में तुम सब मर जाओगे। ये बात मायरा के लोगों ने पहले ही उसे पता करके बता दी थी। वो आगे कहती है, इसीलिए अगर आसान मौत चाहते हो तो चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर देना, कम से कम किसी का भला तो हो जाएगा। मायरा उनकी आंखों में झांकती है और अपनी आवाज को धीमी पर जहरीली कर देती है, और अगर नहीं, तो तुम सब सोच भी नहीं सकते कि डार्क डेथ के हाथों से मरना कितना दर्दनाक होगा। मायरा की आखिरी बात खत्म होने तक कमरे में एक अजीब ही तनाव हो गया। सब अपनी जगह पर खड़े खड़े ही कांप गए थे। डार्क डेथ मतलब मौत से भी ज्यादा बुरी मौत। वही मायरा इतना कहकर बिना पीछे पलटे हुए उस कमरे से चली जाती है। रात की खामोशी और बीती यादें, दिल टूटना, चमकता दिल। नाइट साइड होटल, नाइट साइड होटल। सुबह के 3 बजे मायरा अपने बेस से सीधा यहाँ अपने होटल रूम में आ गई थी। वह अपने होटल रूम की बालकनी में बैठी थी, बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसके एक हाथ में वाइन थी जिसे वह थोड़ी थोड़ी देर में पी रही थी। मायरा उस खुले आसमान को देख ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहती है, बस कुछ घंटे और फिर तुम मेरे होगे, मेरी आंखों के सामने। क्या तुम मुझे पहचान पाओगे अभी या नहीं? कैसा होगा तुम्हारा रिएक्शन, ये जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत परेशान होगे क्योंकि इतने समय मैंने तुमसे बात भी नहीं की। इतना बोल मायरा एक गहरी सांस लेकर उसी सोफे पर लेट जाती है और धीरे से कहती है, क्या करूं जान? ये सब बहुत उलझा है और मैं बस तुमसे मिलने से पहले कुछ चीजें सॉर्ट करना चाह रही थी। जान, तुम और मैं तो जानते ही नहीं थे कि हमारे आसपास रहने वाले लोग ही हमें धोखा दे रहे थे। सच में, ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी। पर फिर भी, इस बुरी दुनिया में मुझे तुम मिले। तुम मुझे तब मिले जब मैं खुद को भी नहीं जानती थी, सब भूल गई थी मैं। इतना बोल मायरा हंस देती है।
जब भी तुम्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें न जाने कब से जानती हूँ। एक सुकून मिलता है तुम्हें देखकर, एक राहत मिलती है। उस दिन जब हमारी कार ब्लास्ट हुई, मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी मैं कितना डर गई थी, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। दूसरी तरफ अभियान का विला। अभियान, वह भी अपनी बालकनी में खड़ा था। शायद उसे भी आज नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार अपने हाथों में पकड़े फोन को देख रहा था और आखिर में वह अपने फोन को सोफे पर फेंक रूम में चला जाता है। रूम में सामने वाली दीवार पर माया की एक बड़ी सी फोटो लगी थी। अभियान बेड पर सीधा लेट जाता है और इस फोटो को देखते हुए कहता है, कहाँ हो तुम माया? कब से तुमने मुझसे बात नहीं की है? पता नहीं आज मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे आसपास ही हो। अगर तुम पास हो माया तो जल्दी आ जाओ प्लीज। उसकी आवाज में एक गहरी बेचैनी और इंतजार था। वह नहीं जानता था कि जिस माया को वह अपनी आंखों के सामने चाहता था, वह मायरा बनकर चंद घंटों की दूरी पर न्यूयॉर्क में ही मौजूद थी और आज सुबह उससे मिलने आ रही थी। अगले दिन सुबह 8 बजे न्यूयॉर्क। काशिश, जो मायरा के रूम के बाहर खड़ी थी क्योंकि मायरा ने उसे बुलाया था। काशिश रूम नॉक करती है। अंदर से मायरा की आवाज आती है, आ जाओ काशिश। काशिश अंदर जाती है और रूम का हुलिया देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि मायरा ने पूरे रूम का हुलिया ही बदल दिया था। पूरे रूम में मायरा के कपड़े बिखरे पड़े थे और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक पूरी तरह से उथल पुथल का दृश्य था। काशिश ये नज़ारा देख मायरा को देखकर कहती है, ये क्या बॉस, आप ये क्या कर रही हैं? मायरा उसकी बात सुन उसे कुछ ड्रेसेस दिखाते हुए, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये सूट मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा या ये वाला? काशिश उसकी बात सुन कंफ्यूजन में, बॉस आप कुछ भी पहन ले सब में अच्छी लगती हैं। पर बॉस आप ये क्यों पूछ रही हैं? और आप इतना क्यों तैयार हो रही हैं? मायरा उसकी बात सुन, हाँ वो तो है, मैं सबसे अच्छी लगती हूँ। फिर अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए, हमें मीटिंग के लिए जाना है न, इसीलिए। काशिश, पर बॉस वो तो एक बिजनेस मीटिंग है, बाकी मीटिंग की तरफ तो आप। मायरा उसकी बात बीच में काटते हुए, ये बाकी मीटिंग की तरह नहीं है, ये खास है, अब तुम जाओ जल्दी। और मायरा फिर काशिश को कुछ समझाती है और खुद तेजी से तैयार होने लगती है। कुछ समय बाद एक कारों का काफिला अभियान के ऑफिस के बाहर आकर रुकता है। बीच में मायरा की चमचमाती फेरारी, उसके पीछे 3 गाड़ियां गार्ड्स की और 3 आगे। कार रुकते ही गार्ड जल्दी से जाकर फेरारी का गेट खोलता है और मायरा बाहर आती है। मायरा एक अलग ही रॉब और एलिगेंस से चलते हुए अंदर जाने लगती है। रास्ते में जो भी उसे देख रहा था वही थम जा रहा था क्योंकि वह आज इतनी खूबसूरत और शानदार लग रही थी जिसका कोई जवाब नहीं था। आज उसने एक मॉडर्न एंड सिंपल आधुनिक परिधान पहना हुआ था जिसमें एक ब्राउन या कॉफी रंग का बेल्टेड ब्लेजर था। ब्लेजर के नीचे उसने एक ब्लैक हाई नेक या टर्टल नेक टॉप पहना था जिसके साथ ब्लैक शॉर्ट्स थे। उसके पैरों में लंबे, शायद घुटने तक के स्टडी हील वाले ब्लैक बूट्स थे जो उसके कदमों में एक खास तरह का आत्मविश्वास भर रहे थे। उसके कंधे पर एक ब्लैक शोल्डर बैग था जिसमें एक विशिष्ट सिल्वर या गोल्ड चेन स्ट्रैप और बकल डिटेल थी जो पूरे लुक को एक सोफिस्टिकेटेड परिष्कृत टच दे रही थी। आज वह बहुत खूबसूरत, क्यूट लग रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर मास्क था, पर उसकी वो हरी आंखें किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थी। आज उसकी चाल में एक अलग ही एटीट्यूड था। वह एक परफेक्ट सीईओ लग रही थी जो न सिर्फ अपने बिजनेस की जिम्मेदारी उठाती है बल्कि हर कदम पर अपना अधिकार भी जताती है। उसका हर अंदाज बता रहा था कि वो कौन है और उसकी पावर क्या है। इंतजार, ये सिर्फ समय का कटना नहीं है, ये धड़कनों का थम जाना है। मायरा अभियान के ऑफिस की मीटिंग में बैठी थी। उसके दिल की धड़कन ढोल की तरह बज रही थी, मगर उस शोरगुल में भी एक मादक सा नशा घुला हुआ था। उसकी बेचैन निगाहें मीटिंग रूम के दरवाजे पर टिकी, कभी वह उस बंद दरवाजे को देखती, कभी अपने हाथ में बंधी घड़ी को। हर गुजरता पल उसे सदैव जैसा भारी लग रहा था। मन में अनगिनत सवाल हिलोरे ले रहे थे, बहुत सी बातें जुबान तक आ रही थी, मगर होंठ सिल चुके थे। ये जानने की बेताबी थी कि जब वह आएगा तो क्या उसकी आंखें उसे पहचान पाएंगी, क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी। वहीं उसके पास बैठी कशिश उसे अजीब नजरों से देख रही थी। आज मायरा उसे समझ नहीं आ रही थी। मायरा के हाव भाव, उसका व्यवहार, आज सब कुछ बहुत अलग था।
मायरा ने उसे सुबह सुबह ही अपने कमरे में बुलाकर पूछा था कि वह क्या पहने, फिर उसे ताज़े फूल लाने के लिए भेज दिया। आखिर बॉस के दिमाग में चल क्या रहा है? इतना सोचकर कशिश ने मायरा की तरफ देखा, जो उस गुलदस्ते के फूलों को बेहद प्यार से देख रही थी और कभी उन्हें सूंघ रही थी। जब कशिश से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मायरा को देखकर कहा, बॉस, आप ये क्या कर रही हैं? आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसी नहीं थी। अभियान के ख्याल में खोई मायरा कशिश की बात से अपने विचारों से बाहर आए और उसकी तरफ अपनी भौहें सिकुड़ते हुए देखा। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? बॉस, आज आप कुछ बदली बदली लग रही हैं। जो मायरा सबको इंतजार कराती थी, आज मीटिंग शुरू होने से 30 मिनट पहले ही आकर मीटिंग रूम में बैठ गई और बिना किसी शिकायत के चुपचाप इंतजार कर रही हैं। बॉस, आप ऐसी तो नहीं थी। मायरा ने उसकी बात को टालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए जल्दी आ गई कहीं हमें ट्रैफिक न मिल जाए और हम देर न हो जाएं। कशिश ने पूछा, तो क्या हुआ बॉस, अगर हम थोड़ा लेट हो भी जाते तो? उन फूलों को देखते हुए मायरा ने कहा, नहीं, अब तो देर नहीं करनी चाहिए। पहले ही मैं बहुत देर कर चुकी हूँ। दूसरी तरफ अभियान की कार भी ऑफिस के बाहर आकर रुकी। अभियान ने अपने कोट के बटन बंद किए और एक ठंडा भाव लिए ऑफिस के अंदर जाने लगा। रास्ते में मिले स्टाफ ने उसे ग्रीट किया, पर बिना किसी प्रतिक्रिया के वह लिफ्ट में चढ़ गया। उसका असिस्टेंट जो उसके साथ था, उसने बताया, सर, आज आपकी के.एस.आर. के साथ मीटिंग थी, पर के.एस.आर. सर की जगह उनकी बेटी आई है इस मीटिंग के लिए और वह अपना 30 मिनट से मीटिंग रूम में इंतजार कर रही हैं। अभियान की आंखें अपने असिस्टेंट की बात सुनकर कुछ गहरी हो गईं। उसने अपने हाथ पॉकेट में डाले और सर्द आवाज में कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं किसी फीमेल के साथ मीटिंग नहीं करूंगा? जिसके साथ मीटिंग फिक्स थी, उसे बुलाओ, नहीं तो कैंसिल कर दो। इतना बोलकर अभियान अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वहीं उसका असिस्टेंट उसकी बात सुनकर सदमे में चला गया और सर करके उसके पीछे हो लिया। वहीं मीटिंग रूम में बैठी मायरा, जिसका सब्र अब जवाब दे रहा था, उसने कशिश को देखकर कहा, एक बार चेक करो और कितना लगेगा उन्हें आने में। इतना बोलकर वह खुद उस फूलों के गुलदस्ते को उठाकर खिड़की के पास चली गई। यह इंतजार है जो कहता है, बस अब और नहीं सहा जाता, आ जाओ। चमकता दिल 1। कशिश ने उसकी बात मानकर अपना फोन उठाया और यस बॉस कहकर कैबिन से निकल गई। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि कैबिन का दरवाजा खुला और 3 परछाइयां कैबिन के अंदर आईं। कशिश आगे, उसके पीछे अभियान का असिस्टेंट और उन दोनों के पीछे अभियान। कैबिन में आते ही अचानक अभियान की धड़कन एकदम से बढ़ गई। उसका हाथ अपने आप ही अपने दिल पर चला गया और वह जहां खड़ा था वहीं जमकर ठिठक गया। उसकी नज़र सामने गई, सामने एक लड़की अपनी पीठ किए खड़ी थी। उसके एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और दूसरे हाथ में फ़ोन, जिस पर वह शायद किसी से बात कर रही थी। जी हाँ, वह मायरा थी, जो माही जी से बात कर रही थी। पर अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका छूकर चला जाता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धड़कन, जो पहले ही तेज थी, वह और बढ़ जाती है। जिस हाथ में उसका फ़ोन था, उस पर उसकी पकड़ कस जाती है। आंखें बंद हो जाती हैं। एक एहसास में लब धीरे से हिलते हैं। अभी मायरा ने ये कहा ज़रूर धीरे था, पर शायद अभियान के दिल ने ये सुन लिया था। उसकी आंखें बाहर आ गई थीं, आंखों की बेचैनी बढ़ चुकी थी। और जब वह खुद को और नहीं रोक पाया, तो साइड से जाकर मायरा को पीछे से गले लगा लेता है। उसकी पकड़ बहुत तेज थी। वह एहसास, वह खुशबू जिसका इंतजार उसे न जाने कब से था, वह आज उसे मिल चुकी थी। वक्त मानो दोनों के लिए ठहर गया हो, हवा थम गई हो। मायरा की आंख से एक आंसू निकलकर गिर जाता है, पर वह अभियान के हाथ पर अपना हाथ नहीं रखती। कशिश और अभियान का असिस्टेंट सदमे में अपनी जगह जमकर खड़े थे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गए थे, पर वह दोनों जैसे इस दुनिया में थे ही नहीं। अभियान अब भी मायरा को गले लगाए हुए खड़ा था और मायरा उसकी बाहों में शांत स्थिर। फिर कुछ पल बाद मायरा धीरे से अभियान की बाहों में घूमी। अब दोनों आमने सामने थे। देख अभी भी नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों के चेहरे पर मास्क था। अभियान की गहरी काली आंखें मायरा की उन गहरी हरी आंखों से मिली और फिर वह उनमें खोने लगता है। उसकी आंखों में नमी थी, जो अब उसके गालों तक सरक कर आ गई थी। मायरा उस आंसू को देख अपनी मुट्ठी बीच लेती है और धीरे से अपनी उंगली बढ़ाकर उसके मास्क को हटाती है।
और उसके गाल पर बहुत प्यार से सहलाते हुए उस आंसू को साफ करती है। वहीं मायरा के स्पर्श से अभियान की आंखें सुकून में बंद हो जाती हैं। मायरा बस अभियान को देख रही थी, जैसे वह इतने दिनों की कसर आज ही एक बार में देखकर पूरी कर लेगी। कुछ पल बाद अभियान को जब एहसास होता है कि मायरा ने उसे हग बैक नहीं किया, तो वह अपनी आंखें खोलता है। वह मायरा को देखता है। उसके चेहरे पर मास्क देखकर उसे पता नहीं, अचानक अजीब सी बेचैनी होती है। वह अब मायरा को देखना चाहता था। कितना समय हो गया था मायरा को उसने नहीं देखा, और इसी बेचैनी को दूर करते हुए वह अपने हाथों से उसका मास्क हटाने लगता है, पर पता नहीं क्यों उसके हाथ बहुत कांप रहे थे। उसके सिर पर पसीने की बूंदें थीं। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। फिर भी वह उसका मास्क हटाता है, और मास्क हटते ही उसका हाथ एक झटके से नीचे हो जाता है, जैसे उसमें जान ही न बची हो। धड़कन एक पल मानो रुक जाती है, गला सूख जाता है और हड़बड़ी में वह अपने कदम पीछे लेने लगता है। मायरा के चेहरे को देखते ही अभियान का दिल इस कदर टूट गया कि मानो उसे गहरा सदमा लगा हो। अभियान के कदम इतने लड़खड़ाए कि वह गिरने को हुआ, पर इससे पहले ही मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से अपनी तरफ खींचा। वह सीधा जाकर मायरा के ऊपर गिरा और मायरा दीवार से जा लगी। उसकी आंखें मायरा के चेहरे पर टिकी थीं। ये वह नहीं है। वह चेहरा जो उसने हजारों बार देखा था, जिसका स्पर्श उसके रोम रोम में बसा था, वह सामने नहीं थी। आंखों का हरा रंग, होठों की बनावट, गालों का मुलायम स्पर्श, ये सब माया के समान था, पर वह माया नहीं थी। उसके चेहरे पर पीड़ा और निराशा की एक ऐसी लहर दौड़ी जिसने उसके बर्फीले एक्सप्रेशन को भी तोड़ दिया। सामने खड़ी मायरा, जो ये सब होते हुए देख रही थी, उसने धीरे से अपना हाथ उसके गाल पर रखा और धीमे से कहा, तुम ठीक हो? मायरा की बात सुन अभियान उसकी तरफ अपनी भरी आंखों से देखता है। ये स्पर्श, सब कुछ इतना जाना पहचाना था कि एक पल के लिए अभियान को लगा कि उसने शायद गलती की होगी। वह अपनी आंखें बंद कर दोबारा खोलता है, क्योंकि उसकी खुशबू, उसका एहसास, जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था, तो आज उससे गलती कैसे हुई? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार कौंध रहा था, ये कौन है? वह कहाँ है? ये वह नहीं। मायरा उसकी ऐसी हालत देख उसे धीरे से गले लगाती है और उसकी पीठ पर सहलाते हुए बहुत प्यार से कहती है, शांत हो जाओ। पर अभियान झटके से पीछे हट जाता है। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगता है, पर मायरा उसे खुद से ज्यादा दूर जाने नहीं देती। वह उसकी टाई पकड़कर अपनी तरफ खींचती है, जिससे उसका चेहरा मायरा के चेहरे के पास आ जाता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली थीं, नाक आपस में छू रही थी। वह अपनी काली, बेताब आंखों से कन्फ्यूजन से मायरा को देखता है। तुम माया नहीं हो, तुम कौन हो? मायरा उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखती है और अपने होंठों को उसके कान के पास ले जाकर धीमे से कहती है, क्या सच में तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं मायरा सिंह राठौर, कुश और माही सिंह राठौर की बेटी। इतना कह मायरा अपना चेहरा उसके सामने करती है। वहीं मायरा का जवाब सुन अभियान के चेहरे के भाव कुछ बदलते हैं, पर वह उन्हें जल्दी ही सामान्य कर लेता है। पर मायरा उन्हें बखूबी देख लेती है। एक आखिरी उम्मीद, जो शायद अभियान को थी कि शायद ये उसकी माया है, वह टूट जाती है और उसकी आंखों से 2 आंसू गिर जाते हैं, पर वह उन्हें जल्दी साफ कर लेता है। वह अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और मायरा को देखकर सर्द आवाज में कहता है, छोड़ो मुझे। अभियान की बात सुन मायरा स्माइल करती है और उसकी बात को इग्नोर कर वह उसकी टाई को पकड़कर थोड़ा और पास करती है, जिससे अभियान उसके और पास आता है। मायरा उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए कहती है, ऐसे कैसे? एक बार मायरा जिसे पकड़ लेती उस तो वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ती, और तुम तो मेरी चाहत हो तो तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना कह वह उसे पलटकर दीवार से लगा देती है और खुद उससे लगकर खड़ी हो जाती है। अभियान, जिसने शायद अपने ओवरफ्लो हो रहे इमोशंस को काबू कर लिया था, वह मायरा की इस हरकत पर गुस्से से उसे देख अपनी सर्द और कोल्ड आवाज में कहता है, मैंने कहा छोड़ो मुझे, दूर हटो और बंद करो अपनी बकवास। पर मायरा एक डेविल स्माइल कर उसके और पास आते हुए कहती है, अरे ये तो गलत न। जब तुम्हारा मन किया तब तुमने मुझे गले लगा लिया, और जब मन भर गया तब दूर हटने को कह रहे हो। हमारे भी कुछ अरमान है, उनका क्या? इतना बोल मायरा अपनी एक उंगली अभियान के दिल वाली जगह पर, कोट के ऊपर रखती है और वहां टक करते हुए कहती है, या फिर तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूना गलत होता है? और तुमने तो सीधा मेरा दिल चु लिया। आह बड़ी सख्त है तुम्हारी ये बाहें।
इतना कह मायरा डेविल स्माइल करने लगती है। वही अभियान उसकी बात सुन अपने जबड़े कस लेता है और गुस्से में उसके हाथ को झटक कर कहता है, स्टॉप योर नोसेंस एंड आई एम सॉरी। मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कोई और है, इसलिए मैंने तुम्हें टच किया, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बेवजह छूने का। इतना बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी और आंखें लाल। पर मायरा उसी मुस्कान के साथ अपने चेहरे को उसके करीब ले जाकर फुसफुसाते हुए कहती है, कौन लगा तुम्हें? कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? क्या नाम है उसका? माया। अभियान उसकी बात सुन उसे आंखें बड़ी कर देखने लगता है। उसकी आंखों में अविश्वास और तकलीफ का मिश्रण था। मायरा हंसते हुए कहती है, इसका मतलब मैं सही हूँ, बट अब तो तुमने गलती कर दी है मुझे छूकर, इसलिए इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। बेबी, मैं मायरा हूँ, जो मुझे एक छूता है उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ता है। ये बोल मायरा अपनी हाथ अभियान के गाल पर रखती है। वही अभियान उसके मुंह से, बेबी सुन, उसे कुछ अजीब लगता है। वह उसे खुद से दूर हटाना चाह रहा था, पर हटा भी नहीं पा रहा था। उसकी मूठियां इतनी तेज कसी कि हाथ की नसें साफ दिख रही थी। मायरा अभियान का इतना सीरियस फेस देख मुस्कुराने लगती है और उस फूलों के बुके को अभियान के सामने करती है और बहुत प्यारी स्माइल के साथ कहती है, ये तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें पसंद है न वाइट रोजेस? अभियान उसकी बात पर शौक से उसे देखने लगता है। इसे कैसे पता मुझे वाइट रोज पसंद हैं? उसकी गहरी आंखें मायरा पर टिक जाती हैं। वह उस बुके को लेने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाता। जब मायरा ये देखती है तो बुरा नहीं मानती, बल्कि मुस्कुराते हुए उस बुके में से एक फूल निकालकर अभियान के थोड़े पास जाकर उसके कोट की पॉकेट में रख देती है और वहां 2 बार टैप करके कहती है, दिस सूट्स यू, नाउ लुक परफेक्ट। इतना बोल वह मुस्कुराते हुए जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। अभियान अपनी जगह जमा खड़ा रहा। वह कभी अपनी पॉकेट के फूल को देखता तो कभी मायरा को। उसका दिल कह रहा था कि यह उसकी माया है, पर जो वह देख रहा था उसे भी झुठला नहीं पा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक अनजान लड़की उसके इतने करीब आए और उसने कुछ नहीं किया। ये सोच वह अपनी दोनों हाथ की मुट्ठियां भींच लेता है। पर तभी उसके कानों में मायरा की आवाज़ पड़ती है, मिस्टर अभियान, अगर आपका गुस्सा करना हो गया हो तो आप यहाँ आकर बैठेंगे, जिससे मीटिंग स्टार्ट हो सके। इस पर अभियान ने उसकी बात सुन एक बार उसकी तरफ देखा, पर तुरंत अपनी नज़रें मायरा से हटाकर केबिन के बाहर जाने लगा। उसे ऐसे जाते देख मायरा की भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, कहाँ जा रहे हैं आप मिस्टर अभियान, ऐसे मीटिंग को छोड़कर? अभियान के चलते हुए कदम मायरा की बात सुन रुक गए, पर वह बिना पलटे ही बड़ी रूखेपन से कहता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मिस कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। और रही बात मीटिंग की, तो वह मेरा असिस्टेंट देख लेगा। इतना बोल वह केबिन का दरवाज़ा खोलने लगता है, पर तभी उसे फिर से मायरा की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें चुनौती थी, क्या यही आपके बिजनेस एटिकेट्स हैं मिस्टर अभियान? अभियान अपनी जगह से पलट जाता है। मायरा अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए, एक हाथ टेबल पर रखकर बहुत स्टाइल से बैठी थी। वह अभियान को देख एक स्मित के साथ कहती है, बहुत सुना आपके बारे में, आपकी बिजनेस टेक्निक के बारे में, पर अब लगता है वह सब बस एक अफवाह थी। ऐसा बिजनेस करते हैं आप? यहाँ हम आपके लिए इंडिया से यहाँ आए हैं और आप ऐसे मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं। अभियान मायरा की बात सुन उसे अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से देखता है और कहता है, देखिए मिस। मायरा ने टोक दिया, मायरा, बट यू कैन कॉल मी मायू। अभियान ने अपने जबड़े कस लिए। व्हाटएवर, मुझे अभी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं अभी ये मीटिंग नहीं कर सकता। आपको मीटिंग करनी है तो मेरे असिस्टेंट के साथ कीजिए, वरना आप जा सकती हैं। मायरा को अब गुस्सा आने लगा था। वह अभियान को घूरती हुई कहती है, मिस्टर अभियान, शायद आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। अभियान तल्खी से, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी हूँ। मायरा, ओह रियली? सच में आपको फर्क नहीं पड़ता मैं कोई भी हूँ? तो मैं एक बार याद दिला देती हूँ मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद आप भूल गए हैं। मायरा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी चाल में अब शिकार की सहजता थी। मैं आपकी गर्लफ्रेंड माया के आइडल मिस्टर कुश सिंह राठौर की बेटी हूँ। और ये तो जानते ही होंगे कि डैड की क्या अहमियत थी आपकी गर्लफ्रेंड की लाइफ में। तो आप ऐसे मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, और मेरी इंसल्ट मतलब मेरे डैड की इंसल्ट। और मुझे नहीं लगता कि अगर आज आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ होती, वह किसी भी कीमत पर मेरे डैड की इंसल्ट करती। मायरा उसके करीब आए। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन जानलेवा थी।
और शायद जब वह वापस आएं, आपको उन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। इतना बोल वह मुस्कुराने लगती है, पर उसकी स्माइल थोड़ी अलग थी, थोड़ी रहस्यमय। मायरा ने अभियान की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, वह वापस आएगी न? वहीं अभियान को उसकी बात सुन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जब वह मायरा के मुंह से सुनता है कि माया वापस आएगी, तो वह अपनी गहरी नज़रों से मायरा को देखने लगता है। उसकी आंखों में शक था मायरा के लिए। जहां सबको ये लगता था कि उसकी माया मर चुकी है, वहीं ये लड़की यह कह रही है कि माया वापस आएगी। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे, पर उन्हें रोक लगाते हुए मायरा ने आदेश दिया, बैठिए मिस्टर, ऑलरेडी आप बहुत देर कर चुके हैं और मायरा को लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। मायरा के इस अधिकारपूर्ण लहजे ने अभियान के भीतर चल रहे तूफान को एक पल के लिए थाम लिया। अब अभियान कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये था कि जब माया वापस आएगी, तो वह कहीं उसे इस बात को लेकर नाराज न हो जाए, और वह अपनी जान की नाराजगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सोचकर उसका चेहरा और भी तनावपूर्ण हो गया। मीटिंग शुरू हुई। मायरा पूरी तरह से मीटिंग पर फोकस थी। उसके चेहरे पर अब वही सख्त, पेशेवर सीईओ का भाव था जो उसके पिता में था। पर अभियान हर बीतते सेकंड के साथ शॉक होता जा रहा था, क्योंकि मायरा के बिजनेस का तरीका हुबहू माया की तरह था। वही तेज तर्रार तर्क, वही सटीक आकलन, और हाँ, मायरा की आंखों में भी वही अथाह गहराई थी जो माया की आंखों में हुआ करती थी। वह बीच बीच में मायरा को देखता, और जब भी वह मायरा को देखता, मायरा की गहरी नज़रें उस पर ही टिकी होती थी, एक ऐसी नज़र जिसमें चाहत था, दर्द, और शायद कुछ राज भी। अभियान झट से अपनी नज़रें फेर लेता। वह अपने अंदर उठ रहे भ्रम और बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसी उथल पुथल में समय बीतने लगा और लंच टाइम हो जाता है। मायरा ने काशिश से लंच लाने को कहती है, पर अभियान अपनी जगह से उठ और मायरा को देखकर कहता, आप लोग लंच कीजिए, उसके बाद हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। मायरा ने उसकी बात सुन उसे रोका। उसकी आवाज़ में एक आदेश था, तुम भी हमारे साथ लंच करोगे? आखिर हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। अभियान ने रुखेपन से जवाब दिया, जी नहीं, मैं किसी के साथ लंच नहीं करता। और आप यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं, मेरे साथ लंच करने के लिए नहीं। इतना बोल वह जाने लगता है, पर मायरा ने पीछे से आवाज़ दी। उसकी आंखों में गुस्सा था, खाना तो तुम्हें हमारे साथ करना ही होगा, बाय हुक और क्रूक, अभियान। पर अभियान उसकी बात को अनसुना कर वहां से निकल जाता है। मायरा बस उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। अभियान के जाने के बाद मायरा गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारती है। काशिश उसके पास आती है, पर मायरा उससे पहले ही कहती है, तुम जाओ, लंच कर लो, मैं ठीक हूँ। काशिश उसकी बात सुन, पर बॉस, आपको भी तो लंच करना होगा। मायरा, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। काशिश, बॉस, आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था आज। मायरा, मैंने कहा जाओ। काशिश, एंड डोंट डिस्टर्ब मी। अब उसकी आवाज़ में तेज गुस्सा था। काशिश वहां से डरकर चली जाती है, और मायरा उसी चेयर पर वापस बैठ जाती है। अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, कोई नहीं जानता था। कुछ देर बाद वह अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालती है और पीने लगती है। उसकी आंखें सामने उस चेयर पर टिकी थीं, जिस पर अभियान बैठा था। अभियान मीटिंग रूम से निकलकर तेजी से अपने केबिन में जाता है और धम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करता है। वह अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करने लगता है। एक बार, दो बार, बार बार नंबर डायल करने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वह गुस्से में फ़ोन को ज़मीन पर मार फेंकता है। आह, क्या हो तुम, माया? कहाँ हो? जी हाँ, वह किसी और को नहीं, माया को फ़ोन कर रहा था। अभियान एक दो सांसें लेकर खुद को शांत करता है, फिर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कुछ पल बाद खुद से कहता है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे माया मेरे आसपास है। वह लड़की बिल्कुल माया जैसी, पर उसकी शक्ल वह नहीं। वह माया कैसे हो सकती है? इतना बोल वह अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है। पर 2 मिनट बाद कुछ सोचकर वह अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगता है और 1 मिनट में मीटिंग रूम का सीसीटीवी फुटेज उसके सामने थी। वह देखता है कि सामने बैठी मायरा एक के बाद एक सिगरेट पिए जा रही है। अभियान उसे देखकर धीमी आवाज में कहता है, ये लंच के लिए नहीं गई। इसकी जिद, इसकी आंखें, सब माया जैसा, कहीं यह माया ही तो नहीं। इतना बोलते ही अभय की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। पर अगर यह माया है भी तो
तो इसने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? कैसे पता करूं चल क्या रहा है? कहीं माया मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही? पर यह कैसे मुमकिन है? ये तो कुश अंकल की बेटी है, मैं जानता हूँ इसे। इतना बोलते ही अभियान की आवाज़ कुछ धीमी हो जाती है और आंखों के भाव कुछ बदलते हैं। वहीं केबिन में बैठी मायरा, जिसने मानो अभियान की बातें सुन ली हों, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह अपनी आंखें घुमाकर उस कैमरे में देखती है। ठीक उसी पल अभियान भी उसे ही देख रहा था। धीरे धीरे समय ने करवट ली। दोपहर की तपिश अब शाम की उदासी में बदल चुकी थी और शाम की रोशनी अब रात की काली चादर ओढ़ने लगी थी। अभियान का पूरा ऑफिस धीरे धीरे वीरान होता गया था। खामोशी गहराती गई थी, पर उस मीटिंग रूम में अभी भी तनाव और जिद का कारोबार चल रहा था। मायरा, काशिश, अभियान और उसका असिस्टेंट चारों अपनी जगह पर बैठे काम कर रहे थे। सबकी नज़रें मायरा की तरफ थीं, लेकिन उसका आज यहाँ से हिलने का शायद कोई इरादा नहीं था। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, वो बस अपने काम में लीन थी। ऐसे ही वो पहले बिजनेस क्वीन नहीं बनी थी। काशिश ने आखिरकार हिम्मत की। मायरा की थकी हुई पर अटल शख्सियत को देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, बॉस, टाइम हो गया है। अब हम लोगों को भी होटल चलना चाहिए। बाकी काम हम कल आकर कर लेंगे। काशिश की बात सुनकर मायरा के लैपटॉप पर चल रहे हाथ थम जाते हैं। उसने धीरे से अपनी नज़रें उठाई। हाय, उसका ये नज़रें उठाना और उसकी आंखें सामने बैठे अभियान से मिलती है। दोनों की आंखें कुछ पल एक दूसरे में थरथराती रहीं, एक दूसरे की आत्मा की गहराई मापने की कोशिश करती हुई। मायरा की आंखों में एक गहरी खामोशी, चाहत और एक गहरा राज था जो शायद अभियान की आंखों ने पढ़ लिया था। लेकिन अभियान फिर भी एक झटके में अपनी नज़रें फेर लेता है, जैसे वह उस चुंबकीय खिंचाव से डर गया हो। फिर अभियान अपनी जगह से उठ और बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे मीटिंग रूम से निकल जाता है। उसके जाने की आहट भी तेज थी, मानो वह उस कमरे से भाग रहा हो। मायरा बस उसे शांति से जाता हुआ देखती रही। उसकी आंखों में कोई दुख नहीं था, सिर्फ एक चमक थी। कुछ देर बाद मायरा अपनी कार के सामने खड़ी थी। कार में बैठने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, अभियान के केबिन की तरफ, जहां की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। फिर वह कार में बैठती है और वहां से निकल जाती है। वहीं अभियान अपने केबिन से जाती हुई मायरा की कार को देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही थी। कार के ओझल होते ही उसने अपने कोट की पॉकेट से वह सफ़ेद गुलाब का फूल निकाला जो मायरा ने रखा था। उस फूल को हाथ में ले वह तड़प उठा। उसकी आवाज़ दर्द से भरी थी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ये तुम हो? अगर हो तो बता क्यों नहीं रही हो? वह फूल को अपने होंठों से लगा लेता है। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अभियान पूरी तरह टूट चुका था। वह माया की खुशबू और एहसास को इस लड़की में पा रहा था, पर उसकी शक्ल अलग थी। खैर, इसी तरह 3-4 दिन निकल जाते हैं। ये दिन नहीं, बल्कि एक यातनापूर्ण युद्ध का सिलसिला थे। इन दिनों ज्यादा कुछ नहीं बदलाता। वही मायरा का अभियान के करीब आने की हर कोशिश और अभियान का हर बार उसे दूर हटना। मायरा की वो गहरी, राजदार नजरें अभियान पर टिकी रहती थीं, उसकी वो रहस्यमय बातें जो अभियान की नींद उड़ा देती थीं। और एक ही चीज़ जो अटल थी, रोज़ मायरा का खाने के लिए पूछना, अभियान का मना करना और फिर चुपचाप सीसीटीवी में उसे घूरना। आज भी रोज़ की तरह दिन था। दोपहर हो चुकी थी, सूरज अब आकाश के बीचों बीच था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर मीटिंग रूम में तनाव की गर्मी थी। आज कुछ बदला था मायरा। उसकी एनर्जी आज बहुत कम थी, उसकी तबीयत शायद खराब थी। उसका चेहरा हल्का सा पीला, बुझा बुझा लग रहा था। वहीं काशिश को मायरा की बहुत गहरी फिक्र हो रही थी। वह बार बार मायरा को देख रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अभियान भी नोटिस करता है कि आज मायरा कुछ ज्यादा ही थकी थकी लग रही है। उसका दिल उसे मायरा की तरफ धकेल रहा था, कह रहा था कि जाए और उसे अपनी बाहों में भर ले, पूछे कि उसे क्या हुआ है। पर उसके दिमाग की बर्फीली जंजीरें उसे रोक रही थीं। वह अपनी इसी दिल और दिमाग की लड़ाई में फंसा था। जब अभियान से मायरा की हालत और नहीं देखी गई, तो उसने आखिरकार हार मान ली। वह उसकी तरफ देखकर अपनी आवाज़ को नर्म करते हुए बोला, मिस मायरा, मुझे लगता है कि आज आपको रेस्ट करना चाहिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस काम को हम कल जारी रखेंगे। पर मायरा ने उसकी बात को धारदार हंसी से काटते कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आपको मुझ पर दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़,
आप अपना काम करें और मुझे मेरा करने दें। उसकी आवाज में वही जिद थी, पर अब वह कमजोरी से भरी थी। अभियान उसकी बात सुन पता नहीं क्यों गुस्से में आ जाता है। ये लड़की की जिद्दी क्यों है? गुस्से में वह मायरा के पास जाता, उसकी बांह चक्की से पकड़ उसे खड़ा करता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए जाओ और रेस्ट करो। इतना जिद्दी होना भी अच्छा नहीं होता। वहीं मायरा उस झटके से संभल नहीं पाती और सीधी जाकर अभियान के सीने से जा लगती है। उसके दोनों हाथ अभियान की कॉलर पर टिके थे। उसने अपनी पकड़ उस पर कसते हुए उसे थोड़ा अपने करीब किया और उसकी सांसों की गर्मी महसूस करते हुए धीमी आवाज में कहा, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कोई खास वजह? अभियान उसकी बात सुन अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसका स्पर्श उसे पागल कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से मायरा को थोड़ा दूर करते हुए एक सख्त, झूठी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो, इसलिए मैंने बस शिष्टाचार के नाते कहा था। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें रेस्ट करना हो करो, नहीं करना हो न करो। इतना बोल वह मायरा को छोड़कर गुस्से में जाने लगता है। मायरा उसे ऐसे जाता देख उसका हाथ थाम लेती है। अपनी पकड़ कसते हुए उसने अत्यंत धीमी आवाज में उससे पूछती, मैं रेस्ट कर लूंगी, पर क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे? पर अभियान ने बिना पलटे कड़े स्वर में कहता है, जी नहीं, और तेजी से वहां से निकलने लगता है। काशिश, जो अब तक चुप थी, वह अभियान को जाता देख जल्दी से उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। सर, अभियान सर, प्लीज आप एक बार मैम के साथ खाना खा लीजिए, प्लीज, वरना वह कुछ नहीं खाएंगी। अभियान ने काशिश की बात सुन अपनी भौहें सिकोड़ ली। कहना क्या चाहती हो तुम? काशिश, मैम की जिद है कि वह आपके साथ ही खाना खाएंगी, वरना वह कुछ नहीं खाएंगी। उन्होंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है सर, प्लीज, बस एक बार। पर काशिश अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही अभियान के असिस्टेंट की तेज, घबराहट भरी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ती है, मायरा मैम। आवाज सुन दोनों पलटते हैं और देखते हैं कि मायरा खड़ी खड़ी ही बेहोश हो गई है और जमीन पर गिरने वाली है। उसे गिरता देख अभियान की धड़कन एक पल मानो ठहर गई हो। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता। वो तेजी से आगे बढ़कर मायरा को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लेता है और जमीन पर उसे अपनी गोद में लिए बैठ जाता है। उसकी आंखों में घबराहट थी। मायरा, मायरा, आंखें खोलो, हे मायरा, क्या हुआ? आर यू ओके? पर मायरा कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। उसे कोई प्रतिक्रिया न करते देख अभियान का गला सूख जाता है। वह अपने असिस्टेंट की ओर देखता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, कॉल द डॉक्टर, डैम इट। खड़े खड़े मेरी शक क्या देख रहे हो? असिस्टेंट जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और अभियान मायरा को किसी अनमोल चीज की तरह गोद में उठा अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है और केबिन से जुड़े सीक्रेट रूम में मायरा को लेटा देता है। अभियान केबिन से अटैच्ड रूम में बेड पर बैठा था और मायरा उसके बगल में लेटी थी। उसने मायरा का हाथ अपने हाथों में कैद कर रखा था। मायरा का पूरा चेहरा पीला पेल पड़ चुका था और उसकी कमजोरी साफ दिख रही थी। मायरा की इस हालत को देखकर अभियान को अंदर ही अंदर असहनीय पीड़ा हो रही थी। ये दर्द इतना गहरा था कि शायद शब्दों में बयां करना नामुमकिन था, पर उसके इस दर्द का अंदाजा उसकी आंखों से लगाया जा सकता था। उनमें नमी का सैलाब भरा था, जिसे रोकने की जबरदस्त कोशिश में आंखें हद से ज्यादा लाल हो चुकी थीं। लेकिन उस नमी को बाहर बहने की इजाजत उसके चेहरे के सख्त कानून ने नहीं दी थी। उसकी धड़कनें तेज, मानो शरीर के अंदर एक तूफान चल रहा हो। उसने अपना दूसरा हाथ मायरा के गाल पर रखा। बहुत हल्के से उसने उसके गाल को सहलाया और फिर धीरे से उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे ये सवाल उसका दिल सीधे मायरा के बेहोश दिल से पूछ रहा हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों हो तुम इतनी जिद्दी? क्यों, आखिर क्यों? तुम्हें हमेशा अपनी चलानी होती है न? उसकी आवाज में नाराजगी थी। तभी दरवाजे पर कदमों की तेज आहट हुई। अभियान तुरंत सावधान हो गया। उसने झुककर मायरा के माथे पर एक सॉफ्ट किस दिया, मानो यह एक चोरी छिपे की गई मुहर हो, और झट से पीछे हट गया। उसी पल काशिश और असिस्टेंट चलो इसे एक नम देते हैं सागर हड़बड़ी में डॉक्टर के साथ कमरे के अंदर आते हैं। डॉक्टर को देखते ही अभियान ने अपने चेहरे पर एक ठंडा अभेद्य मुखौटा पहन लिया। उसके चेहरे से सारी नमी, सारी तड़प गायब हो गई।
वह 2 कदम पीछे हटकर अजनबी की तरह खड़ा हो गया। एक लेडी डॉक्टर कमरे में आती है और पूछती है कि क्या हुआ है, तो काशिश पूरी कंडीशन बताती कि मायरा 4 दिनों से ठीक से सोई नहीं है और न ही 4 दिनों से कुछ खाया है। डॉक्टर यह सब जानकर सबको बाहर जाने को कहती है ताकि मायरा को चेक कर सकें। काशिश और असिस्टेंट सागर तो तुरंत बाहर चले जाते हैं, पर अभियान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है। वह अपने हाथ बांधे खड़ा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत सीरियस और कोल्ड थे। डॉक्टर ने अभियान से आगे कुछ नहीं कहा और मायरा को चेक करने लगी। अभियान अपनी आंखों में गहरी फिक्र लिए बस मायरा को देखता रहा था। कुछ देर में डॉक्टर मायरा को चेक करके रूम से बाहर आती हैं। अभियान भी उनके पीछे ही था। वह जब से अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। डॉक्टर को बाहर आता देख काशिश चिंता दिखाते हुए मायरा के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर बताती है कि मायरा बहुत कमज़ोर वीक है। इतने दिनों से न खाने पीने की वजह से आज वह बेहोश हो गई और वह बहुत ज़्यादा तनाव स्ट्रेस भी ले रही हैं। उनके लिए यही अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखा जाए। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा तो वह अच्छे से खाना खाएं और दवाइयाँ लें। इतना कहकर वह कुछ और बातें काशिश को बताकर अभियान से इजाज़त ले वहाँ से चली जाती है। अभियान वहीं खड़ा सारी बातें सुन रहा था और हर बीतते पल के साथ उसके एक्सप्रेशन और ज़्यादा कठोर होते जा रहे थे। मायरा की जिद ने उसके अंदर के तूफान को और बढ़ा दिया था। अभियान कुछ देर बाद वापस कमरे के अंदर जाता है और मायरा को देखता है। मायरा की पलकें अब धीरे धीरे हिलने लगी थीं। उसे होश में आता देख अभियान खुद मायरा के पास जाता है और काशिश की ओर देख उसकी आवाज़ में अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ कठोर आदेश था, तुम उसके लिए खाना लेकर आओ। इतना कह वो मायरा की तरफ मुड़ जाता है। इधर मायरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अभी उसे पूरी तरह होश नहीं आया था, पर अपने सामने अभियान को खड़ा देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अचानक अभियान का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। अभियान, जो उसकी मुस्कान में ठहर सा गया था, उसे पता ही नहीं चला कब मायरा ने उसे खींचा। वह सीधा जाकर मायरा के ऊपर गिरता है, पर तुरंत अपने दोनों हाथ उसके आसपास लगा लेता है, जिससे वह पूरी तरह से मायरा के ऊपर न गिरे। मायरा मुस्कुराते हुए अभियान को देख रही थी और अपने हाथों का हार बनाकर उसकी गर्दन में डाल देती है और उसे थोड़ा और पास कर लेती है, जिससे अब उसका चेहरा अभियान की गर्दन नेक के पास आ गया था। वहीं अभियान उसकी इस हरकत पर उसे घूर कर देखता है। उसकी आंखें गहरी थीं। वह मायरा को देखकर अपनी सख्त पर नज़दीकी की वजह से नर्म हुई आवाज़ में कहता है, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना, मेरा अटेंशन पाने के लिए। मायरा उसकी बात सुन हल्का सा हंसते हुए अपना चेहरा उसके कान और गर्दन के बीच में ले जाती है और उसकी बॉडी से आ रही खुशबू को महसूस करते हुए कहती है, हाँ किया। तो क्या तुमने मेरे साथ लंच करने के लिए मना किया था? और मायरा को न सुनने की आदत नहीं है। इतना बोल मायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि वह बहके न, क्योंकि अभियान की खुशबू उसे पागल कर रही थी। अभियान अपनी नेक पास उसकी गर्म सांसों को महसूस करते हुए कहता है, आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम खाना न खाकर? इस फालतू की जिद से क्या मिल जाएगा तुम्हें? कम से कम ये करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचती। जब उन्हें पता चलेगा तो वो लोग कितना परेशान होंगे। पर मायरा अभियान की बात का कोई जवाब न देकर उससे वही एक सवाल करती है, मेरे साथ लंच करोगे? उसकी आवाज़ में एक जिद थी, एक अजीब सी टोन थी जिसे अभियान ने साफ महसूस कर लिया। अभियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींचकर वह झटके से मायरा से दूर हो जाता है। उसके ऐसे दूर होने से मायरा उसकी तरफ देखने लगती है। मायरा की आंखों में गुस्सा था, पर अभियान उस गुस्से को अनदेखा कर कठोरता से कहता है, लंच करना है न तुम्हें, तो करते हैं। उसके बाद तुम होटल जाओगी रेस्ट करने के लिए, और कल तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। मायरा ने विरोध करना चाहा, पर अभियान उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैं एक बीमार इंसान के साथ अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। इतना बोल अभियान मायरा को अपनी सख्त आंखों से देखता है। मायरा फिर कुछ नहीं कहती है, बस एक प्यारा सा पाउट बना लेती है। कुछ पल बाद काशिश नॉक करके अंदर आती है। उसके साथ कुछ सर्वेंट्स थे जिनके हाथ में खाना था। वे खाना टेबल पर सेट कर वहां से चले जाते हैं। अभियान खाने को देखकर मायरा से कहता है, उठो खाना खा लो। पर मायरा उसकी बात सुन बेड पर लेट जाती है और आलस से कहती है,
मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? अभियान उसकी बात पर उसे घूर कर देखता है, फिर बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में उठाकर काउच पर बैठा देता है और कहता है, खाओ अब। मायरा मासूम सा चेहरा बनाकर, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। तो, पर वह इससे आगे कहती, उससे पहले ही अभियान एक बाइट बनाकर उसके चेहरे के आगे करता है और तमतमाकर कहता है, खाओ अब। चुपचाप। मायरा उसकी बात सुन किसी मासूम बच्चे की तरह चेहरा बनाकर खाना खाने लगती है। काशिश, जो वहीं खड़ी थी, उसका तो सिर चकराने लगा था मायरा की ये हरकतें देखकर। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है, तो वह अपना सिर झटककर वहां से चली जाती है। इधर रूम में मायरा अभियान से भी खाने को कहती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। कितने समय बाद ये पल आया था जब उसे अभियान अपने हाथों से खाना खिला रहा है। मायरा की आंखें नम हो गई थी और वह बहुत प्यार से अभियान को देख रही थी। वहीं अभियान उसकी नज़रों को बखूबी नोटिस करता है, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि शायद उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर अभियान के केबिन के बाहर काशिश अपनी घबराई हुई नज़रों से अपने फ़ोन को देख रही थी, जिस पर केएसआर का कॉल आ रहा था। उसे पता था कि अब तक केएसआर को मायरा की इस हरकत के बारे में पता चल गया होगा, पर फिर वह हिम्मत करके फ़ोन उठाती है और कान से लगाती है। दूसरी तरफ से केएसआर की सख्त और गुस्से भरी आवाज़ आती है, मायरा कहाँ है, काशिश? और वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? काशिश, वो, सर, बॉस अंदर केबिन में है, लंच कर रही है। केएसआर, कैसे हुआ ये सब? और उसे डॉक्टर की क्या ज़रूरत पड़ गई? काशिश उनका सवाल सुन उन्हें सब बताती है कि कैसे मायरा ने 4 दिन खाना नहीं खाया और बाकी सब। केएसआर, क्या कहा डॉक्टर ने? काशिश, डॉक्टर ने कहा है कि वह अब ठीक है, बस थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उनका खास ख्याल रखना है। काशिश को सारी बातें सुन केएसआर अपनी आंखें गुस्से में बंद कर लेते हैं। उनके गार्ड्स, जिन्हें उन्होंने मायरा के पीछे लगाया था, उन्होंने उसे बताया कि मायरा के लिए डॉक्टर आया, तो वह सुनकर कितना घबरा गए थे। क्या करूं मैं इस लड़की का? आखिर इतनी ज़्यादा जिद्दी ये कैसे है? पागल हो चुकी है उस लड़के के पीछे। आने दो इंडिया, देखता हूँ ऐसा भी क्या खास है उसमें जो ये उसके आगे सब भूल जाती है। खुद से इतना बोल वह एक गहरी सांस लेते हैं और काशिश से कहते हैं, जब मायरा आए मेरी उससे बात कराना और उसके खाने पीने का खास ख्याल रखना। अगर वह कुछ भी ड्रामा करे तो मुझे कॉल करना, ठीक? काशिश, यस सर। बस इतनी बात होती है और काशिश कॉल काट देती है। एक नज़र केबिन को देखकर वह भी वहां से कैफेटेरिया की तरफ चली जाती है। उसने भी सुबह से मायरा की फिक्र में ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था। थोड़ी देर बाद अभियान मायरा को अच्छे से खाना खिलाने के बाद उसे वहां से होटल भेज देता है और खुद अपने केबिन में बैठ अपने हाथ में अपना कोट पकड़े उसे एकटक देख रहा था। अचानक धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आने लगती है, एक अजीब सी मुस्कान। वह उस कोट को अपनी नाक के पास लेकर उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरता है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस कोट में से मायरा की खुशबू आ रही थी, क्योंकि उसने मायरा को अपनी गोद में उठाया था। वह धीरे से फुसफुसाता है, जाना, तुम वापस आ गई। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरे दिल ने तुम्हें पहचान लिया था, पर क्यों तुम्हारा ये चेहरा मेरे इस दिमाग को ये मानने नहीं दे रहा था कि ये तुम ही हो। उसकी आवाज़ में प्यार और तड़प का मिश्रण था। पर जाना, अगर तुम मेरे पास हो तो तुमने अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों तड़पा रही हो तुम मुझे? जानकर अनजान बन रही हो तुम? इतना बोल अभियान उठता है और विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह सामने डूबते हुए सूरज को देखता है और एक गहरी चाहत और गुस्से से भरी आवाज में कहता है, बस अब और नहीं, जाना। अब तुम्हारा ये ड्रामा और बर्दाश्त नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। और आज तो तुमने हद कर दी है। उसकी आंखें में अब गुस्सा था। आज तुमने जो जिद की, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मुझे इतना तड़पाने की सज़ा तुम्हें मिलेगी। मुझे अपने बारे में न बताने की सज़ा तुम्हें मिलेगी, जाना। और अब तुम खुद मुझे अपने बारे में बताओगी। तुम खुद मुझे अब सब बताओगी। बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ अब। इतना बोल अभियान एक डेविल स्माइल करने लगता है। उसकी उन काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। शायद उसे पता था कि मायरा की दुखती रग कौन सी है और वह अब उसी पर वार करने वाला था। तू क्या करेगा अब?
क्या फन गाया गई अभ्यम मायरा को। आखिर क्या होगा आगे?